हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 12th क्लास है और हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ठीक है। और मैंने कल आपसे कहा था कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। डिमांड का हम लोग देख चुके थे, पूर्ति वक्र में आपको बता चुका था और समझा भी चुका था किस प्रकार है। चलिए, पीछे कोई अगर पुराने में कोई डाउट हो पूछ लीजिए, ये तो फिर आगे बढ़ेंगे इसी में हम लोग ध्यान दें। चलिए, कर चुके हैं इतना और पढ़ भी चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इधर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे और गौर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक व्यष्टि शास्त्र, एक समष्टि है। दो पेपर आपको मिलेंगे, दोनों का सेकंड पार्ट हम लोग बी पार्ट इसमें बेसिकली करते हैं। देखिए, कह रहे हैं भारत में मुद्रा का निगमन निम्न में से कौन करता है। निगमन का मतलब होता है उसको आपका बेसिकली कंट्रोल कौन करता है, उसको फ्लोइंग कौन करता है, कौन उसको इशू करता है, इसमें देखना है। तो चार ऑप्शन हमको मिले हुए हैं। एक है भारतीय रिजर्व बैंक, एक है प्रधान डाकघर, एक है विश्व बैंक और एक है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तुम्हें एक ऑप्शन को चुनना है जो तुम इसका आंसर आप लोग बताओगे बेटा वो इसका आंसर होगा। ढूंढिए, जल्दी बताइए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर आपको दूंगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्लियर है? चलिए करिए। इसका आंसर होना चाहिए, जवाब दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई क्या करती है? इन सबको मॉनिटरिंग करती है। क्या करती है? आरबीआई। याद रहेगा, आरबीआई। अगला क्वेश्चन, एक देश की मुद्रा की किसी देश के अन्य मुद्रा के रूप में कीमत, यानी कि जब एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलते हैं उसको क्या कहते हैं, बेसिकली ये हमको देखना है। चार ऑप्शन है, अदायगी संतुलन, विनिमय दर, अवमूल्यन या इन्फ्लेशन। देख लिया? तो आंसर होना चाहिए एक्सचेंज रेट, विनिमय दर इसका आंसर होना चाहिए। आगे बढ़े। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है, एमपीसी कितना दिया है? 0.8%। तो सीमांत बचत हमको ज्ञात करनी है, मार्जिनल आपको हमको इसमें ज्ञात करना है, एमपीएस, ठीक है, सेविंग है ना। तो ये हुआ एमपीएस हमको ज्ञात करना है और एमपीसी हमको दिया हुआ है। तो एमपीसी कितना है? 0.1, 0.801 मतलब 80 है। चलिए पहले आप करिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। करिए, जब आप कर लेंगे फिर मैं आपको इसका आंसर क्लियर करूंगा। चलिए, ये दे रखा है एमपीसी और एमपीएस। एमपीसी दे रखा है 0.80, क्लियर है। और ज्ञात क्या करना है? एमपीएस, और हमको निकालना है एमपीएस, हमको ज्ञात करना। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले भी पढ़ाया है, एमपीसी नहीं, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू दी गई है 0.08% प्लस एमपीसीएस। तो एमपीसीएस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.80%। तो
MPCS निकल गया आपका इसमें 2.0%। तो आंसर देखिए 2.0%, इसमें क्या कोई आंसर है? ये देखिए, तो यही तो आंसर बन रहा है। अब पॉइंट से पहले आप इससे पहले आप 0 लगा दीजिए, तो यही तो करना है। क्लियर हो गया इतना? आपको ध्यान रखिए। मुद्रा के दो प्रमुख कार्य क्या हैं? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चों, कर लिया हमने। अब मुद्रा के दो आसान फंक्शन को हम लोग देखेंगे, इस तरह से मैंने सॉल्व किया है, देख लीजिए। तो ये वैल्यू हमको दी गई थी, ये हमको ज्ञात करनी थी, हो गया सोल्व। पहले मैंने आपको बता रखा 1 के बराबर होता है, बस निकल गया आंसर। था ही क्या इसका आंसर में? कुछ भी तो नहीं था। क्लियर है? चलिए करिए फिर आगे बढ़ते। मुद्रा के दो कार्य, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए मुद्रा के दो प्रमुख कार्य। नंबर 1 देखिए, मुद्रा क्या काम करती है? विनिमय का माध्यम। दूसरा क्या होता है? मूल्य का मापन। दोनों चीज हमको यहां देखने की, ठीक है? इसको लिख लीजिए, देख लिया? यहां तक कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है। अनैच्छिक बेरोजगारी मतलब आप काम करने के लिए तैयार हैं और आपको काम का जो आपका प्रचलित मजदूरी दर आपको नहीं मिलती, बस ये है। यानी कि लोग वह काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और जो भी मजदूरी मिल रही है उस पर फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या है? अनैच्छिक बेरोजगारी। करिए फटाफट करिए। और इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है? करिए, दोनों क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करिए। इस सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर भी हम लोग डिफरेंस करेंगे। देख लिया? अनैच्छिक बेरोजगारी को आपने पढ़ा, क्लियर हुआ? अब समष्टि अर्थशास्त्र की थोड़ा सा मैं अनैच्छिक को नहीं लिखवा रहा हूँ, जितना बड़ा है नहीं बेसिकली जो आप ना कर पाए, क्योंकि सारी चीजें आप इसमें बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं
और देखे हुए हैं। बेसिकली हमको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए, 30 सेकंड है आपके पास। सबसे पहले तो आपको पता है आपकी बुक है, बुक में पहला चैप्टर ही है, अपना आपका इंट्रोडक्शन देती है बुक कि मैं क्या हूँ, उसके बारे में लिखा हुआ है। पूरा उसको लिखिए, पढ़िए, जल्दी करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण करते हैं, जिसके अंतर्गत विशाल रूप से अर्थव्यवस्था का, या कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग कहते हैं। देख लिया? इसके अंतर्गत कुल उत्पादन, कुल रोजगार, बैंकिंग सेक्टर, अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, कुल पूर्ति, कुल मांग, समन्वय, ये सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का समूह है। क्या है? समूह है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए, ये हो गया। अगला पार्ट पर हम लोग बढ़ेंगे और हम अगला पढ़ेंगे आपका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे, यानी कि जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है। बेसिकली क्या है? जीडीपी एंड ये देखना। देखिए जीडीपी क्या है? एक निश्चित या वित्तीय वर्ष के अंतर्गत देश की सीमाओं में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा के मौद्रिक या बाजार मूल्य को ही हम लोग आपका जीडीपी कहते हैं। कितनी बार मैंने डेफिनेशन आपको बताई, कितनी बार मैंने ये चिल्ला चिल्ला कर कहा, भैया जीडीपी क्या है? एक देश के अंतर्गत एक निश्चित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो बाजार या मौद्रिक मूल्य है, हम उसी को जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी क्या है? बड़ा आसान है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। कह रहे हैं कि एक एक वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या है? एक देश के सीमा के अंतर्गत उत्पादित आपका एक वर्ष का लेखा जोखा को में को ही हम क्या कहते हैं? आपका राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें विदेशों से आए इनकम को जोड़ लिया जाता है, बस यही आपका जीडीपी रहती है। उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का अंतिम
मूल्य, मौद्रिक मूल्य, मूल्य एक ही मूल्य क्या है, जीडीपी, ठीक है। और हमको अगर जीएनपी ज्ञात करना है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त नागरिकों की आय, क्या है, आय, इसी को हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। फिर आगे बढ़े, एक वित्तीय वर्ष में जीडीपी की फुल फॉर्म के साथ बस आपको, जहां मैंने ये लिखा है कि एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है, साथ ही इसमें विदेशों से प्राप्त नागरिक आय भी जोड़ा जाता है, इसको हम जीएनपी कहते हैं। हो गया आंसर। क्या टफ था बताइए, कोई टफ था नहीं, दोबारा लिखिए चलिए इसी क्वेश्चन को, गलत ना करें आप। देख लिया, आगे बढ़ जाए, हो गया। अब इसके बाद हमें देखना था स्टॉक और प्रवाह में भेद स्पष्ट करना है। भाई पहले आप कर लीजिए, अब ये आपको देखना है, किसी को बिंदु पर मापना है, किसी को अचर पर मापना है, कोई समय पर नसता है, कोई असमय पर निश्चितता पे नापा जाता है, यही हमको देखना है। हो गया, चलिए स्टॉप कर लिया। अब स्टॉक के बाद आपको इसमें देखना है स्थिर विनिमय दर और फिरती विनिमय दर से आप क्या समझते हैं, इसको देखना। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, चालू खाते में आपको क्लियर किया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, क्लियर है, देख चुके हैं इतना सभी हम लोग अच्छे से। गौर करिए, कुछ पूछना है तो। चलिए देख लिया, चलिए ठीक है, कोई क्वेरी नहीं है तो आप लोग इनको घर से अच्छे से अटेम्प्ट करके आइए, ठीक है। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।